Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm gonna talk about third application of dimensional analysis. तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? टू जनरेट द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हो सकती है और उनमें हमें रिलेशन जनरेट करना है। तो रिलेशन जनरेट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन देख सकते हैं। We know that the time period of a simple pendulum depends upon mass, length and gravitational acceleration. Find the relation between them. मतलब हमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करना है और हमें उसमें फॉर्मूला जनरेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है जो हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उनकी प्रोपोर्शनैलिटी में पावर्स में लिखना। जिसे मास गिवन है तो मास को हम लिख सकते हैं m की पावर a, लेंथ गिवन है लेंथ को हम लिख सकते हैं l की पावर b। थर्ड है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी पावर c। इस तरह से हम पावर्स में लिख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है प्रोपोर्शनैलिटी में पावर्स में लिखना। सेकंड स्टेप है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर कांस्टेंट लेना। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। थर्ड स्टेप है डायमेंशंस लेना। डायमेंशंस लेने के बाद हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो फोर्थ स्टेप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप होता है इन a, b, c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना। Put the value of A, B and C in the first equation. तो इन स्टेप्स के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? हमें सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि टाइम पीरियड जो है वो मास के, लेंथ के और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो हमें ऐसे लिखना होगा m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। सेकेंड स्टेप था प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर कांस्टेंट लेना। तो कांस्टेंट k हमने ले लिया, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। थर्ड स्टेप था दोनों साइड के डायमेंशंस को लेना। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है t, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मास की डायमेंशन m, लेंथ की डायमेंशन भी l ही होती है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो इस साइड क्योंकि मास और लेंथ प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। यहाँ m की पावर a है, l की पावर b ये है, यहाँ l की पावर c। इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा l की पावर c एंड t की पावर -2c। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m की पावर a, l की पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगी b प्लस c, t की पावर -2c। अब हम दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम m की पावर को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ m की पावर कितनी है a, यहाँ m की पावर कितनी है 0। तो a की वैल्यू डायरेक्ट हमें दिख रही है 0 आ रही है। अब l की पावर देखें हम, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। l की पावर b प्लस c यहाँ पर है, यहाँ कितनी है 0। तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ t की पावर कितनी है -2c, यहाँ t की पावर है 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। इस c की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो b -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो b इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड होगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड होगी, b की वैल्यू भी फाइंड होगी। तो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचता है और लास्ट स्टेप था a, b और c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, मतलब इस वाली इक्वेशन में पुट करना।
ए बी और सी की वैल्यू को पुट करने पर इक्वेशन हमें मिलेगी टी इज इक्वल्स टू के एम की पावर ए थी, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। के एम की पावर 0, बी की वैल्यू थी 1/2, एल की पावर 1/2, जी की पावर सी की वैल्यू थी -1/2, के इंटू एम। अब ये एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय जी की पावर 1/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू के इंटू एम, अंडर रूड एल अप हो जाएगा, अंडर रूड एल अपॉन जी। अब हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की पावर जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूड एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। अब के की जो वैल्यू है जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं तो के की वैल्यू आती है 2π। तो इस कांस्टेंट को जब हम यहाँ पुट करेंगे टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का। तो कुछ इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशंस की एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो वो लिमिटेशंस क्या है? इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स देन द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड। मतलब अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी तभी हम फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी तो इक्वेशन 3 से ज़्यादा बनेगी और हम सिर्फ 3 ही पावर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशन है वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट ऐसा है जिसके डायमेंशन नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। थर्ड लिमिटेशन है इट कैन नॉट बी ड्राइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिन भी फॉर्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। फोर्थ लिमिटेशन है दिस मेथड डजंट इन्फॉर्म अबाउट द नेचर ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, जिस क्वांटिटी को हम ड्राइव करते हैं, उसकी नेचर को डिफाइन नहीं करता है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। It can be derived the formulas of product of physical quantities. It cannot be derived relations of summation और subtraction. इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटीज की प्रोडक्ट या डिवीजन आता हो। जिनमें समेशन और सब्ट्रैक्शन आता है उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।